हाँ साथियों, लास्ट बात हम कर रहे थे पठार, और पठार में आपने कुछ चित्र बना लिए थे। कल लिखाया कुछ भी नहीं था, केवल डायग्राम बनाए थे, हाँ या ना? ठीक। आज इधर जो है थार मुस्तल क्यों बन गया है, बिल्कुल खाली क्यों है? ओके, सही में तो ठीक ठीक ठीक, बस ठीक है। नहीं, मेरे को थोड़ा सा वो ये इन चीजों में थोड़ा सा रहता है। चलो कोई बात नहीं। वो कहाँ है बंदा? वो चला गया, तबीयत खराब थी ज्यादा। चलो ठीक है। अब जो है हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे थे अपन दक्षिण पूर्वी पठार। जो ऑनलाइन आए हैं आ जाओ फटाफट साथियों, जितने भी ऑनलाइन हैं आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो डाल दें आप हेडिंग में दक्षिण पूर्वी पठार, डाली हुई आई थिंक है ना हेडिंग। लिखे साथियों, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ लिखाया था क्या मैंने? ये गेट किसने बंद किया? खुला रहना दो उसको। चलें, लिखेंगे आप आगे साथियों। लिखें इस पठारी भाग को, कल जो लिखा उसी आगे, इस पठारी भाग को, इस पठारी भाग को मुख्य रूप से, इस पठारी भाग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है। ठीक है। नंबर एक लिखेंगे दक्कन लावा पठार। नंबर एक क्या आ जाएगा? दक्कन लावा पठार। तो कल अपन ने एक नक्शा बनाया था, उसमें दो भाग बांटे थे, याद आ रहा है? तो नंबर एक जो हम बात कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं दक्कन लावा पठार। अब जो दक्कन लावा पठार है ये कहां आएगा? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है कोटा संभाग। कौन सा संभाग? जो कोटा संभाग है वो पूरा का पूरा। और कोटा संभाग में जिले कौन से आते हैं बोलो? कोटा, बूंदी, बारा और, तो कोटा संभाग इसमें आ जाएगा। और इसके साथ ही में यहां पर चित्तौड़ का जो पूर्वी भाग है, तो हम किसको कह सकते हैं? पूर्वी चित्तौड़। क्या आ सकता है? पूर्वी चित्तौड़ जो आपका है वो इसमें आएगा। और कुछ जगह पर भिलवाड़ा का जो पठारी भाग है वो भी इसमें आपका दे रखा है, ये ध्यान रखना। तो मूल रूप से तो क्या आता है? केवल कोटा संभाग। लेकिन कुछ भाग में क्या दे रखा है? चित्तौड़ का पूरी भाग दे रखा है, और कुछ जगह पे आपका दे रखा है भिलवाड़ा का कुछ भाग। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, पर ये ध्यान रखना कि जो हम पढ़कर आए थे ऊपर माल, तो जो ऊपर माल का क्षेत्र है वह ऊपर माल का क्षेत्र भी किसमें आएगा? आपके इस पठारी भाग में आएगा, ध्यान रखना। अब बात यहां यह होगी कि साहब ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग का निर्माण हुआ है बेसाल्टिक लावा से। किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से इस पठारी भाग का निर्माण हुआ है। और यहां पर आपका जो है, हम पढ़कर आए थे, काली मिट्टी आपकी यहां पर देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र में अगर हम कहें तो यहां की विशेषता एक और ये हो जाएगी कि साहब यहां पर आपकी सर्वाधिक क्या मिलती है? नदियां। क्या मिलती है? आप पढ़कर आए थे, याद आ रहा है? क्या पढ़कर आए थे? सर्वाधिक नदियां किस संभाग में और किस पठारी भाग में आ रहा है? तो इस पठारी भाग के अंदर आपकी सर्वाधिक नदियां आएगी। बात में आ रही है? एक और जो भाग आपका दूसरा है वो क्या है? विंध्यन कगार। कगार मतलब होता है किनारा। कगार मतलब क्या होता है? तो विंध्यन कगार जो है, इसको समझेंगे कि ये कगार जो है राजस्थान के अंदर जो कगार का इलाका है, किनारे का इलाका है, वो कहां से कहां है? तो आप जब देखोगे तो आपका एक क्षेत्र पड़ता है सवाई माधोपुर। भाई कोटा संभाग से उत्तर में जाएंगे तो कहां पड़ेगा आपका क्षेत्र? सवाई माधोपुर। उससे ऊपर जाओ क्या आएगा? करौली। और करौली से ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? धौलपुर। तो यहां तक आपका जो है ये कगार का इलाका आपको देखने को मिलता है।
कगार को समझें कि जैसे आपका जो विंध्याचल है, इसका ज्यादा विस्तार कहाँ है आपका एमपी में, पर इसका जो कुछ भाग है अंश वो कहाँ आ रहा है, राजस्थान के अंदर आपका आ रहा है। इसको समझें कि कगार में क्या होगा। मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी, क्या समझाया था कि कोई पर्वतीय इलाका होगा तो वो इस तरह से उठेगा एक जगह से और वापस इधर से क्या आएगा, नीचे आएगा, हाँ या ना, यूं होगा आकार में, बताया था। तो इसका ये जो पार्ट है वो कहां आ रहा है, राजस्थान में। कहां आ रहा है? अब इसका बेनिफिट क्या है, क्या इससे हमें कोई फायदा है? तो आप ये दिमाग लगाओ कि आप जब आगे पढ़ोगे, या कभी हो सकता है आपने थोड़ा बहुत कभी ज्ञान लिया हो जीके का, तो चंबल नदी ऐसी नदी है जो एमपी और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। ये आपने सुना होगा, लंबी सीमा बनाती है, छोटी मोटी नहीं, 252 किलोमीटर लंबी आपकी सीमा बनाती है। तो हो क्या रहा है कि राजस्थान में जो आपकी नदी है चंबल, वो एंटर कर रही है चित्तौड़ से, फिर आगे बह रही है। अब आगे बह रही है तो क्या हो रहा है कि जो इलाका आपका है कौन सा, सवाई माधोपुर, वहां से क्या कर रही है, सीमा बनाना स्टार्ट करती है। अब जब सीमा बना रही है तो ध्यान रखना कि एक तरफ क्या है एमपी और एक तरफ क्या है, और ये नदी, अगर आप इस बात को समझें कि अगर यहां पर विंध्याचल न होता तो ये नदी कहां चल जाती, एमपी में। कहां चल जाती, एमपी में प्रवेश कर जाती। लेकिन क्योंकि इसका ढाल इस तरह से है तो ये नदी ऊपर चढ़ तो नहीं पाएगी, तो इसके सहारे सहारे क्या होती है, ये आगे तक बहती है। और कहां तक बहती है, धौलपुर तक। और धौलपुर ही हमारा जो है चंबल का अंतिम क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट आपका यहां पर मिल रहा है। एक सेकंड, ये कौन था साथी, ओहो वाला कौन था, एक कोई साथी था ओहो, तो इसमें ओहो की कोई बात थी नहीं। कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो अच्छी बात है, आने दो, है ना। पर कोई विशेष बात हो, इसका कोई बर्थडे हो तो अपन भी विश करें, फिर पार्टी वार्टी भी लें, बताओ। हाँ, कुछ कह रहे हो, इसका बर्थडे है तभी ओहो कर रहे थे। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा, ये साथी कह रहा है। चलो अब ये ओहो करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, चलो आ जाओ, तुमने टाइम खराब किया, इधर आ जाओ यहाँ पे। तो आप जो ओहो कर रहे हो उस ओहो को थोड़ा रोक दो और यहाँ देखो, ये ओहो आएगा। और अगर ये ओहो जब एग्जाम में आपको नहीं आया तो फिर आपका वास्तव में ओहो हो जाएगा, और फिर वैकेंसी फिर नहीं आएगी अगली बार, फिर ओहो और हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए ओहो कम करो और इस ओहो पे थोड़ा ध्यान दो कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि ये ढाल का जो भाग है वो इस तरफ है, तो नदी यूं नहीं है कि इसके ऊपर चढ़ जाएगी। नदी क्या होगी, इसके सारे सारे आपके आगे बहती जा रही है, पास में आ रही है। तो ये हमारे को इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो ये जो कगार है, कगार मतलब होता है किनारा, क्या होता है, तो विंध्याचल ये पूरा मान लो मेरा हाथ विंध्याचल, ये जो इसका है ये किनारे का भाग है जो राजस्थान के अंदर आपका आ रहा है, ठीक है। और ये कहां फैला हुआ है, इनमें। अब इसमें हमने कल बात की थी कि सब चट्टाने कौन सी मिलेगी, विंध्याचल वाली। कौन सी मिलेगी, तो यहाँ चट्टाने मिलती कौन सी वाली, विंध्याचल वाली मिलती है। और इसका ढाल कहाँ है, तो राजस्थान की ओर है। कहाँ है, इसका एक और प्रमाण आप ले सकते हो कि जब हम पढ़ते हैं कि कोटा बैराज, तो हम कहते हैं सब कोटा बैराज एक सिंचाई बांध है। कोटा बैराज क्या है, आप में से कोई है संभाग से, कोटा संभाग से, एक दो साथी है, कुछ नहीं पूछो, चिंता मत करना, खाली हाथ ऊपर कर दो, है कोई। हाँ, एक बार क्या होता है कि डरते हैं कि सब कहीं कुछ पूछ ना ले तो हाथ ही खड़े नहीं करते। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने व्यक्ति कोटा संभाग से है। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आपको मैं जो नाम बता रहा हूँ वो अगर आपको सुने हैं कभी तो हाँ बोलना, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। तो जो कोटा बैराज है उससे अपन निकालते दो नहरें हैं, एक जाती है दई, एक जाती है बाई ओर। तो एक नहर जो जा रही है वो जा रही है कोटा से 12 होते हुए एमपी में। कहा जा रही है, कोटा से 12 होते हुए एमपी में। और जो नहर आपकी कोटा से 12 जा रही है एमपी में जा रही है, उसके ऊपर क्या किया, लिफ्ट नहर बनाई। क्या बनाई, तो लिफ्ट नहर तब बनती है जब कोई क्षेत्र ऊंचा हो और ऊंचे भाग पर अगर आपको पानी पहुंचाना तो क्या करना पड़ेगा, मशीनों के माध्यम से पानी को उठाना पड़ेगा और नहरों में डालना पड़ेगा, राइट, हाँ या ना। तो इस वाली नहर पर आपने कभी नाम सुना हो, गणेशगंज, कचारी, पचेल, अंता, अंता माइनर, सोरखंड, हाँ है ना। तो ये सब जगह पे क्या है आपके, ये सब क्या है आपके लिफ्ट नहरों के नाम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो भाग है एमपी की साइड वाला वो क्या है, ऊंचा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे नहरें बनानी पड़ी, लिफ्ट नहरें, ठीक है। कौन सा भाग है तुम्हारा, मांगरोल वाला, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये वाला भाग कैसा है, ऊंचा है। तो ये ध्यान रखना, इसका बेनिफिट है। इसी वजह से क्या हो रहा है, चंबल नदी आपके अंदर अंदर बह रही, नहीं तो क्या होता, एमपी में जा सकती थी। तो इसमें कुछ विशेष बातें आपकी है नहीं, बड़ी दो बातें लिखनी हमारे को। पहले आप इसको लिखेंगे, दक्कन लावा पठार, लिखो दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार, बिल्कुल ऑनलाइन भी है कुछ साथी। और लिखे इसमें, इसमें कोटा संभाग
इसमें कोटा संभाग, पूर्वी चित्तौड़, पूर्वी चित्तौड़ और कर देना ब्रैकेट में ऊपर माल और ब्रैकेट बंद, पूर्वी चित्तौड़ ब्रैकेट में करना ऊपर माल ब्रैकेट बंद का क्षेत्र आता है, का क्षेत्र आता है, का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट, इस पठारी भाग का निर्माण, इस पठारी भाग का निर्माण बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है। इस पठारी भाग का निर्माण बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है, बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है, बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है। इस भाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, सर्वाधिक नदियां पाई जाती है तथा यहां काली मिट्टी का विस्तार है, तथा यहां काली मिट्टी का विस्तार है। किसका विस्तार है? यहां पे काली मिट्टी का विस्तार आपको यहां देखने को मिलता है। कहां पे भैया? दक्कन लाव पठार में। अगला लिखें विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार और लिखें विंध्यन कगार और लिखें यह विंध्यांचल, यह विंध्यांचल के किनारे का भाग है, यह विंध्यांचल के किनारे का भाग है, किनारे का भाग है जिसका ढाल राज्य की ओर है, जिसका ढाल राज्य की ओर है, जिसका ढाल राज्य की ओर है, राज्य की ओर है। इसका विस्तार, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में है, जिलों में है। यहां विंध्यांचल की चट्टानें पाई जाती है, यहां विंध्यांचल की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यांचल की चट्टानें पाई जाती है। क्या मिल रही है यहां पे चट्टानें? विंध्यांचल, यहां विंध्यांचल की चट्टानें पाई जाती है। करना कोष्टक बना के लाल पत्थर, क्या मिलता है यहां पे मूल रूप से आपका? लाल पत्थर। कर देना ब्रैकेट में लाल पत्थर, ठीक है। अब यहां एक और अपन जो बात कर रहे थे पर वो बीच में ओहो हो गया तो वो फ्लो टूट गया, और वो इंपोर्टेंट बात जो है वो छूट जाएगी किसी दिन, तो फिर तुम्हारी दिक्कत आएगी, है ना। इंपोर्टेंट बात ये है कि एक तो मैंने बताया कि इस ढाल की वजह से क्या हो रहा है कि चंबल नदी राजस्थान में बह रही है। दूसरी एक और इंपोर्टेंट बात यह है कि इसी ढाल की वजह से चंबल की सहायक नदियां जो एमपी से आती है वो राजस्थान में आ पा रही है, क्योंकि इनका ढाल कहां है? राजस्थान की ओर है। तो जो भी नदियां सहायक नदियां इधर से आती है वो सब कहां आ रही है? राजस्थान के अंदर आ रही है। जब अपन नदियां पढ़ेंगे आगे तो काली सिंध है, आहू है, परवन आपकी है, और जो और आपकी नदियां हैं पार्वती है, कुनो है ना, ये सब नदियां कहां आ रही है? राजस्थान में आ रही है, क्योंकि इसका ढाल का है राजस्थान की ओर। तो पूछ सकता है कि भाई इस विंध्यन कगार का फायदा क्या है राजस्थान को, क्या बेनिफिट इसका मिल रहा है? समझ में आ रही बात? चलें, तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में? ये हमने बात कर ली है पठार जो हमारा था उसके दो भागों के बारे में, ठीक है। अब राजस्थान में हमारे को चलना है अन्य पठारों पर। कहां चलना है? तो सीधा ही प्रश्न आएगा ये पठार कहां स्थित है ना, इस तरह से। तो डालो आप हेडिंग में अन्य पठार, अन्य पठार। अंदर से क्यों बंद किया इसको? डालो आप हेडिंग में अन्य पठार। साथियों नहीं करना है साथी, भैया इसको खोल दे यार, इसको खोल दे, ओपन कर दे बस, थैंक यू। चलो आगे आ जाओ। देखो इसमें अन्य पठार। अब देखो साथियों,
कुछ पठार तो आप जो है कहां पढ़ के आए हो, भौगोलिक उपनाम में, कहां पढ़ के आए हो, भौगोलिक उपनाम में। और जो आपका बाकी जो है अन्य पठार वो मैं आपको यहाँ पढ़ूंगा, और लेकिन क्या है उनके नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो हम कहते हैं उड़िया पठार। कौन सा पठार है? तो पहला ही प्रश्न हमारा है, सब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो कौन सा है? उड़िया पठार। तो उड़िया पठार कहां आता है? सिरोही में। कहां आता है? तो डिस्ट्रिक्ट लगेगा आपका सिरोही, और ये आपका सबसे ऊंचा पठार है, हम जानते हैं। और ये आपका जो है कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा पठार है। तो डालो आप हेडिंग में पहला बिंदु, इसमें उड़िया पठार। उड़िया पठार, देखो उड़िया पठार आ जाए, उड़िया का पठार आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो उड़िया पठार, और देखो इसमें सिरोही, उड़िया पठार सिरोही, और लिखो ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई 1360 मीटर। ऊंचाई 1360 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई हो जाएगी आपकी 1360 मीटर। चलते हैं नंबर 2 पे। उड़िया पठार के बाद में अगला जो पठार है वो है आबू पठार। कौन सा है? आबू पठार। और आबू पठार कहां आता है? यह भी आता है सिरोही में। आबू पठार कहां आता है? सिरोही में। और ये सेकंड ऊंचा आपका है, और 1200 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो डालें आप हेडिंग में आबू पठार सिरोही। आबू पठार सिरोही, और लिखें यह राज्य का दूसरा ऊंचा पठार है। यह राज्य का दूसरा ऊंचा पठार है। राज्य का दूसरा ऊंचा पठार है। ऊंचाई ऊंचाई 1200 मीटर। बारह सौ मीटर कितना? अभी आपको बता दूं, ये मैंने जो कुछ सर्च किया, ये आपका ऐसा बताया जा रहा है कि आपका इस एक कोई गांव था यहाँ पे, ये उत्तराज करके, उस उत्तराज गांव की अगर हम बात करें तो माउंट आबू के बिल्कुल ये पास में है। और ये ऐसा गांव है जहां पर अब जाके ट्रैक्टर पहुंचाया है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर आपका जो है एक ट्रैक्टर को पहुंचाया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका जो है, ये देखो आई थिंक ये वाला, तो ये इतना ऊंचाई पे जो है ट्रैक्टर, और वो भी लोगों ने अपने जो है साथियों खुद के कंधों पर तोक के इस ट्रैक्टर को पहुंचाया है। कहां पहुंचाया? अब सोचो आप, तो ये दिखाने का ये मतलब था कि इसको अभी न्यूज में दे दिया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव, राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव, तो वो जो गांव आपका है वो माउंट आबू के पास में उत्तरज या उत्तराज के नाम से आपका जाना जाता है। अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है, मान लो कि आपका एग्जामिनर बैठा बैठा रिजल्ट देख रहा हो इस छुट्टियों में, गर्मी छुट्टियों में, और उसको दिमाग में आएगा यार ये प्रश्न डाल दो अपने, और डाल दे, तो ये ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? भाई आजकल सबके पास मोबाइल है और सब जो है इन चीजों को स्क्रॉल करते ही करते हैं, तो कहीं उसके दिमाग में आ जाएगा चलो ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आप पूछ चुके हैं, अब कुछ नया पूछे, तो नया पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है जहां मतलब जहां कृषि होती है, जहां क्या होती है, तो कौन सा गांव है? उत्तरज, इसको माना गया है। ठीक है, तो अभी तो आपका केवल ध्यान रखना है जो शहर हमारा वो तो कौन सा माउंट आबू शहर है, ठीक है, लेकिन गांव अगर पूछ ले कौन सा बताओगे आप लोग? उत्तरज गांव। ठीक है,
समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ी सी अपडेटेड जब आप लोग कुछ चीजें देखते हो, चाहे वो रील्स में क्यों ना हो, ठीक है, ये तो न्यूज की रील्स थी इसलिए आपको दिख गया, तो ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह के प्रश्न भी आपके कहीं पूछ सकता है। लिख दिया आप लोगों ने? इसी में कोष्टक बना के लिख देना, इसी में लिखो कोष्टक बना के, लिखो माउंट आबू के निकट उत्तराज गांव स्थित है। जो सबसे ऊंचा कृषि योग्य गांव है। कृषि योग्य, सबसे ऊंचा कृषि योग्य गांव है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें, तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में? आबू पठार के बारे में और ये गांव के बारे में। एक नंबर 3 पर आप लिखेंगे पठार का नाम बोराट। क्या लिखेंगे? और बोराट पठार अपन पहले पढ़ के आए, याद आ रहा है? और बोराट पठार जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? औसत 920। अधिकतम कितनी बताई मैंने? 1225। और प्रश्न भी मैंने आपको दिखाया था, क्या प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि वो बात हमने वहां कर ली। एक और बात दिखाई थी मैंने कि जो बोराट पठार आपका है वो आपके आबू खंड के बाद में राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। समझ में आ रही बात? एक और बात, माउंट आबू की अगर हम बात करें, इसके अंदर लिखेंगे अपन एक बात और, माउंट आबू सबसे ऊंचा शहर है, ठीक है, जो आपका इसी पठार पर है। किस पर है? इस आबू पठार पर आपका स्थित है। और माउंट आबू के बाद में यदि सबसे ऊंचा नगर पूछता राजस्थान में, तो सबसे ऊंचा नगर जो है हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपने डाल दिया, हेडिंग डाली क्या? डाल दी बात, डाल दी तो कोई बात नहीं। और डाल दी नंबर 3 डाल दिया बोराट पठार, हाँ तो डाल दे तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट बनाओ कोष्टक बना के इसके नीचे, क्योंकि इस पे लिखना कुछ ही नहीं अपने को। अरे काटने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके नीचे बनाओ कोष्टक और लिखो, लिखो माउंट आबू, माउंट आबू राज्य का, माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा ओब्लिक ऊंचाई पर स्थित शहर है। शहर है, सबसे ऊंचा या ऊंचाई पर स्थित शहर है। तथा प्रतापगढ़ राज्य में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है। क्लियर? कर देना ब्रैकेट बंद। तो आबू पठार जो है वो माउंट आबू का संबंध किससे? आपके आबू पठार से। और जो साथी कह रहे हैं कि वो जो लाइन है, मैंने क्या लिखवाई थी आपको कि उत्तरज या उत्तराज जो आपका गांव है वो सबसे ऊंचा कृषि योग्य गांव है हमारे राजस्थान का, ऐसा भी न्यूज में बताया जा रहा है। ठीक है, चलो ये बोराट अपन लिख दिया। बोराट में सारी बातें हम पहले करके आ चुके हैं, इसलिए हम उस बात को वापस से नहीं दोहरा रहे हैं। नंबर 4 पे लिखोगे आपका जो है मेसा पठार। क्या लिखोगे? और मेसा पठार भी आप पहले लिख के आ चुके हो। कहां आता है मेसा पठार? चित्तौड़ में। कितना ऊंचा है? 620। कितना ऊंचा है? 620 मीटर आपका ऊंचा है। फिर आप लिखोगे लसाड़िया पठार। कहां आता है? लसाड़िया पठार कहां आता है? जिला कौन सा है? सलूम्बर। जिला कौन सा है? और किस जिले के निकट है? याद आ रहा है? जयसमंद जिले के पूर्व की ओर का कटा फटा पठारी भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया पठार। याद आ रहा है? चलो, लसाड़िया पठार हमने वहां पर लिख दिया था पहले, इसलिए हम इसके बारे में बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं। एक मैंने आपको लिखवाया था क्या? भौमट। भौमट कहां से कहां फैला हुआ है? भौमट पठार कहां से कहां फैला हुआ है? डूंगरपुर, पश्चिमी उदयपुर और सिरोही का पूर्वी भाग है ना, वहां पर जो पठारी भाग फैला उसे क्या बोलते हैं अपन? भौमट पठार। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? याद तो तब आएगा अपन जब पढ़ के आए होंगे तब, है ना। कुछ साथी को तो मतलब ये है ही नहीं कि सब ये पढ़ाया भी कि नहीं पढ़ाया है।
अभी स्थिति है। अरे हाँ या ना, पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया मैंने। अरे हाँ या ना, जिनको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा है वैसे हाथ ऊपर कर दें। संख्या बल तो ज्यादा है। चलो बढ़िया बात है। क्या बताया था मैंने? डूंगरपुर, पश्चिमी उदयपुर और पूर्वी सिरोही। और यहां पे मैंने एक बात बताई थी कि यहां क्या हुआ था? भौमट भील। चलो आगे बढ़ो। अगला जो नाम आ रहा लिखो मान देसरा पठार। क्या लिखोगे? मान देसरा पठार लिखो इसको। मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में आता है? देखो मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसमें एक लाइन जोड़ो। इस पठार पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। इस पठार पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। कौन सा दुर्ग बना है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। और आप जानते हैं कि इसका निर्माण करवाया था बेसा शाह ने, और निर्माण किया था रोड़ा चारण ने किया था। और कर्नल टोड ने क्या बोला था कि मुझे अगर कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं कौन लूंगा? क्या लूंगा? इसको लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नंबर 8 पे लिखो धीराजी का पठार। धीराजी का पठार, और यह आ जाएगा आपके चित्तौड़ में। कहां जाएगा? धीराजी का पठार कहां जाएगा? चित्तौड़ में। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़। कंप्लीट है यहां तक सभी का। अब चलते हैं नंबर 9 पर, और नंबर 9 लिखेंगे क्रांसका व कांकनबाड़ी। क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार। क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार कहां आता है? तो क्रांसका व कांकनबाड़ी जो पठार है वो सरिस्का क्षेत्र में आएगा। कहां आएगा? सरिस्का क्षेत्र जो है आपका अलवर में, वहां आएगा। तो कीजिएगा क्रांसका कांकनबाड़ी पठार सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर में। और आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो बता दूं, कांकनबाड़ी का किला भी है। कांकनबाड़ी का क्या है? और ये वही किला है जिसके अंदर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये वही किला आपका है। और औरंगजेब पे मूवी बनी है अभी आपकी। कौन सी बनी मूवी? तो बनी मूवी भी औरंगजेब पे, औरंगजेब के ऊपर। हाँ वेरी गुड, चलो याद तो है आप लोगों को। लिखो इसमें क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार सरिस्का अलवर में। सरिस्का कहां आता है? अलवर में। और इसमें लिख देना यहां कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। यहां कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। यहां कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। अगला नाम लिखोगे शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि। ये शाहबाद जो है ये पठारी भाग का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जो आपका दक्षिण पूर्वी पठार है उसी का हिस्सा है। पर इसको अपन अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्रश्न सीधे ही पूछ लेगा शाहबाद उच्च भूमि कहां है। शाहबाद उच्च भूमि की जो है वो पठारी भाग तो ही है, साथ में हालांकि आपके कोर्स में नहीं है वन और वन्य जीव, लेकिन साथ में बता दूं कि इस क्षेत्र को संरक्षित रिजर्व बना दिया गया है। शाहबाद उच्च भूमि को भी बना दिया गया है, और साथ में जो शाहबाद का तलहटी इलाका है उसको भी, दोनों को ही शामिल कर लिया गया है राजस्थान के संरक्षित रिजर्व में। ठीक है, तो लिखो शाहबाद उच्च भूमि 12 में। कहां है भूमि? 12 के अंदर। शाहबाद उच्च भूमि 12। शाहबाद उच्च भूमि 12 कर दिया। चलें अगला लिखो नेक्स्ट नंबर 11 पे डग गंगधर क्षेत्र। डग गंगधर क्षेत्र। डग गंगधर क्षेत्र जो कहां आता है? झालावाड़ में। डग गंगधर क्षेत्र झालावाड़। डग गंगाधर क्षेत्र झालावाड़ में। ठीक है, अब जो आपका डग क्षेत्र है उसके अगर हम बारे में बात करें तो डग जो है उसे हम कहते हैं राजस्थान का अजंता एलोरा।
क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का अजंता एलोरा हम किसे कहते हैं? डग को। अब अजंता एलोरा कहां है? महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद में। और वहां पे क्या है? वहां पर बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। किसी गुफाएं हैं? और वैसे ही इस डग क्षेत्र में आपकी मिल रही है कोलवी की गुफाएं। किसी मिल रही है? और इन कोलवी की गुफाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। जो कोलवी गुफाएं आपकी मिल रही है, इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। इस कारण से जो डग क्षेत्र हमारा है उसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? राजस्थान का अजंता एलोरा। बात समझ में आ रही है? तो इसको लिखना स्टार्ट करो। लिखो डग गंगधर क्षेत्र। डग गंगधर क्षेत्र झालावाड़। डग गंगधर क्षेत्र झालावाड़। डग गंगाधर क्षेत्र झालावाड़। और लिखेंगे इसी में एक लाइन जोड़ें। डग को राजस्थान का अजंता एलोरा भी कहते हैं। डग को राजस्थान का अजंता एलोरा भी कहते हैं। अजंता एलोरा भी कहते हैं। यहां कोलवी की गुफाएं स्थित है। यहां कोलवी की गुफाएं स्थित है। यहां कोलवी की गुफाएं स्थित है जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे संबंध है इसका? बौद्ध धर्म से। ठीक है। अब मुझे बताओ कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने पहले ही बात की थी। राजस्थान में एक स्थान और पढ़ के आए हो इससे पहले आप, जहां पर हमने बौद्ध धर्म की बात की थी। कौन सा था? बेराट। तो राजस्थान में बौद्ध धर्म के जो स्थान है वो दो हैं। बेराट, कहां आता है बेराट? कोटपुतली। कहां आता है? और एक आपका है डग झालावाड़। और इन दोनों को मिलाकर जो पर्यटन विभाग हमारा है वो विकसित कर रहा है बुद्धा सर्किट या बौद्ध सर्किट। और इसको डेवलप करने के पीछे कारण ये है कि इसको जब कर लेंगे डेवलप, तो जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उन्हें हम राजस्थान के अंदर पर्यटन के लिए आकर्षित कर सकें। और वो अगर आते हैं हमारे राजस्थान में तो हमें क्या बेनिफिट है? आय। और आय के साथ में मूल तो बात है वो है विदेशी मुद्रा। क्या मिलेगी? आप अगर कभी किसी पर्यटन स्थल पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि भारतीयों के लिए 10 रुपया, इंडियंस के लिए अगर 10 रुपया है तो लिख दिया होगा फॉरेनर के लिए 100 या 50 रुपया। हाँ या ना? तो कुल मिला के क्या मिल रहा है अपने को? आय प्राप्त हो रही। क्या मिल रही है? अब वो आएंगे तो क्या लेके आएंगे भाई? जहां का होगा वहां से कुछ ना कुछ लेके आएगा और उसको यहाँ जो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा और हमको वो दे के जाएगा। जैसे अभी डॉलर है, यूएस में अगर आ रहा है तो डॉलर लेके आएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? बुद्धा सर्किट का। चलें, तो ये अपन ने जो बात की है ये हमारा पठारी भाग हो चुका है कंप्लीट। इसमें एक लास्ट और बिंदु हम जोड़ेंगे और फिर अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे एंड। इसी के नीचे बनाओ एक लाइन, कोष्टक बना के लिखो। कोष्टक बना के लिखोगे दक्षिण पूर्वी पठार का, दक्षिण पूर्वी पठार का सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु चांदखेड़ी झालावाड़ को माना जाता है। चांदखेड़ी झालावाड़ को माना जाता है। सबसे ऊंचा बिंदु से मान रहे हैं चांदखेड़ी झालावाड़ को। चांदखेड़ी झालावाड़ को। और अभी आपने एक गांव देखा था जो सबसे ऊंचा गांव माना जा रहा है। कौन सा गांव है वो? उत्तरज या उत्तराज के नाम से उसको हम जानेंगे। क्लियर सभी का? तो ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में? हमारे पठारी भाग के बारे में। अब जो बच रहा अंतिम, वो बच रहा हमारा अरावली। क्या बच रहा है? डालो आप हेडिंग में अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला।
अरावली पर्वतमाला। तो जो अरावली पर्वतमाला आपका है, इसको हमने देखा था कि साहब ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है विश्व की, और राजस्थान में सबसे पहले बनने वाला भूभाग भी है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता ये कि इसकी उत्पत्ति हुई है प्री क्रेम्बियन काल में। कब बना है? प्री क्रेम्बियन। अभी पहले देखना बोर्ड पे, उतारने जल्दी मत करना। और ये लगभग कितने साल पुरानी है? 64 करोड़ वर्ष। तो इसकी आयु अगर पूछे तो इसकी जो आयु है वो कितनी है? 64 करोड़ वर्ष आपकी जो है इसकी आयु हो जाएगी। उसके बाद जब ये बनी थी तो इसके बनने में जो क्रिया लगी वो लगी थी वलन। क्या लगा? आपने भ्रंश पढ़ा था, या तो ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी, खिसकेगी। जब क्या होता है कि वलन की बात करते हो तो वलन में क्या होगा कि चट्टाने जो है वो आमने सामने आएगी। कहां आएगी? ठीक है। अब जब वो आमने सामने आएगी तो क्या होगा? उनके आमने सामने आने से बीच का भाग ऊपर उठेगा, बीच का भाग ऊपर उठेगा। ठीक है। जैसे दो चट्टाने हैं, वो आपस में आई, टकराने से क्या हुआ? मुड़ गई, ऊपर उठ गई। तो जब ये मुड़कर ऊपर उठेगी तो क्या बन रहा है? मोड़ बन रहा है, वलन बन रहा है। क्या बन रहा है? वलन बन रहा है, जिसे हम कहते हैं फोल्ड। क्या बोलते हैं? फोल्ड। उसे क्या बोल रहे थे? फोल्ड। तो फोल्ड हो रहा है यहाँ के। तो जो आपका माउंटेन बनेंगे उसे हम कहेंगे वलित पर्वतमाला या फोल्ड माउंटेन या मोड़दार पर्वत। तो आपसे पूछेगा कि जो अरावली है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो आप कहेंगे वलित पर्वतमाला। क्या कहेंगे? वलित पर्वतमाला। और हम ये कहते हैं कि जो आपकी अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की क्या है? सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसके बाद इतने वर्षों से टिकी हुई है तो इसपे क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है? और जब अपर्दन हो रहा है तो आप जो इसको देख रहे हो वर्तमान में, ये इसका बचा कुचा हिस्सा है। क्या है इसका? तो बचा कुचा है, यानी इसका हम जो है इसका केवल अवशिष्ट, कौन सा भाग? अवशिष्ट भाग देख रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। क्या कहेंगे इसको अपन? अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। ठीक है। अब हम इसी में और बात जोड़ेंगे कि एक व्यक्ति जिसका नाम आपने पहले भी सुना है, इसका नाम है A.M. हेरोन, एलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है A.M. हेरोन। ये पहला व्यक्ति है जिसने अरावली का सर्वे किया और साथ में राजस्थान के पूरे राजस्थान का सर्वे भी किया है। ठीक है। अरावली का सर्वे भी किया और क्या किया है? आपके पूरे राजस्थान का जो है सर्वे किया है। तो ये सर्वेक्षण करता कौन है इसका? A.M. हेरोन है। ये सर्वे नहीं करता तो अपने को पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है। हालांकि ये नहीं करता तो कोई दूसरा करता। बात समझ में आ रही है? ये नहीं करता तो कोई दूसरा करता। तू नहीं तो तेरा भाई कोई और सही। अरे है ना? अरे हाया ना? हाँ देखो, हो सकता तुम में से कोई हो सकता तुम कोई महान विद्वान बन जाता कि हम करेंगे कुछ ना कुछ खोज है। हाँ ये साथी कुछ कह रहा, लेट ही आया था वैसे तो, ये आया भी सबसे लेट ही, कुछ कह भी रहा है। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा है, अभी तुम RAS बन रहे हो, बनो। क्या बन रहे हो? RAC हो ना भाई। मतलब जो पिछली वैकेंसी थी, तो उस पिछली वैकेंसी के जो स्टूडेंट है वो सब कहते हैं हम तो सर तैयारी कर रहे हैं RAS की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो पता तो है RAS का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो मतलब कोई पूछता कहां जा रहे हो, किसी तैयारी कर रहे हो? RAS की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो वही वाली बात है, बस उतना ही फर्क है हमारी सोच में और हमारे काम में, है ना? कि जितना RS और RAS में फर्क है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? तो बस वही है, इसलिए अपने को जो है वापस इधर आ जाना है। बाकी तो आप समूह में तो एक साथ बोलते हो और समूह में तो अच्छा बोलते हो, सिंगल जब बोलने की बारी आती है तो पता नहीं एनर्जी कहां जाती है। जब प्रश्न पूछते हैं तो शायद उस समय हम कहा जाते हैं डाउन में, कि मतलब इस दुनिया के है ही नहीं, हम मंगल से आए हुए हैं। अभी बाकी प्रश्न उत्तर पूछना, अभी मैं सबके चेहरे नोट कर रहा हूँ, पूछूंगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसने किया सर्वेस का? A.M. हेरोन ने। अब एक बात समझो, मैंने आपको एक बात और कही थी कि ये बन रहा है प्री क्रेम्बियन काल में, और प्री क्रेम्बियन काल से जो पहला युग था इससे पहले वाला, वो था आर्कियन। कौन सा था? आर्कियन था, है ना? कौन सा था? और आर्कियन में क्या हुआ था? आर्कियन में आपका जो है ये ध्यान रखना कि सबसे प्राचीनतम चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टाने बनी, उसके बाद क्या बना?
क्या बना? पर्वतमाला। और कौन सी बनी? अब यहां एक प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर। अभी देखो, जो अपन बात करें ना, यूपीएससी में प्रश्न पूछा, ये सारे प्रश्न पूछ लिया 90s में, ये अब नहीं पूछते आपसे इतना सिंपल सिंपल। वहां वो सब 90s, अपन जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले पूछ लिया अपने को। मुझे अब लगता है यार, उस समय अगर मान लो मैं पहले हो चुका होता, मेरा जन्म हो चुका होता, भगवान ने पहले ऐसा कुछ कर दिया होता, और उसमें अगर जो है उस समय अपन ने यूपीएससी दी होती इतना सब पढ़ने के बाद में, तो आराम से निकाल लेते हैं। बोल्सन क्या है, पेडिमेंट क्या है, पिडमांड क्या है, ये प्रश्न वहां देखे मैंने। और ये तब देखोगे जब आप उस लेवल पे पढ़ाई करने जाओगे, तब कि भाई हाँ यार, उस किसी सब्जेक्ट को अगर आप पूरा घोट रहे हो तब करोगे। और वास्तव में ये क्वेश्चन वहां पे आपके 80s 90s में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपका ये पूछा हुआ है 90s में यूपीएससी में कि अरावली में कौन सी चट्टानें मिलती है। तो ध्यान रखना, अरावली जो आपका है, इस अरावली में इसकी खुद की चट्टानें हैं। कौन सी है? अरावली सुपर समूह। कौन सी है? अरावली सुपर समूह की चट्टानें। किसी चट्टानें हैं? तो अरावली सुपर समूह की चट्टानें हैं। इसके अलावा यहां क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। और जो मैंने बताया भी आपको, जो प्रश्न पूछा गया था वहां पर जो ऑप्शन में आंसर दे रखा था, वो दे रखा था दहली क्रम। किस चट्टानें हैं? दहली क्रम की चट्टानें आपकी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा, अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो अरावली में चट्टानें मिलती है आपके अरावली सुपर समूह, क्वार्टजाइट और आपका दहली क्रम की। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ेंगे ऐसे। नेक्स्ट हम बात करें, जो अरावली हमारी है, वो अरावली कहां से कहां तक फैली है। तो अरावली जो आपकी है वो फैली हुई है आपकी स्थल भाग पर अलग और जल भाग पर अलग। ठीक है, भारत में देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? भारत में। और भारत में जब आप देखोगे तो भारत में जो इसकी शुरुआत है स्थल पर, वो हो रही है गुजरात से। कहां से हो रही है? गुजरात से। और गुजरात से लेके कहां तक फैली हुई है यह? दिल्ली तक। गुजरात से कहां तक फैली हुई है? दिल्ली तक। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और ध्यान रखना कि जो आपका अरावली है, इसका जो आधार तल है, अरावली का जो आधार तल यानी बेस पॉइंट जो माना जाता है, वो माना जाता है आपका अरब सागर। कहां से माना जाता है? अरब सागर। अरब सागर जो आपका है, इस अरब सागर में द्वीप समूह है लक्षद्वीप। कौन सा है? और इस लक्षद्वीप में एक द्वीप है, इसका नाम है मिनिकोय। क्या नाम है? तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपके अरावली का आधार तल कहां से बना था, तो आप कहेंगे मिनिकोय द्वीप के निकट से। मिनिकोय द्वीप के निकट से। और जो सतह पर प्रारंभ हो रहा है वो होता है पालनपुर गुजरात से। कहां से होता है? यह पालनपुर गुजरात से निकलती है, और पालनपुर गुजरात से निकलकर ये जाती है आपका रायसीहा पहाड़ी। और जो रायसीहा पहाड़ी आपकी है, ये पहाड़ी आती है दिल्ली में। कहां आती है? और इसी पर आपके बना हुआ है राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसका जो विस्तार आपके है वो गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से आपका हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली। तो ये कहां कहां जा रही है? यह आपकी जाती है, इसका ध्यान रखिएगा, पालनपुर गुजरात से निकलती है, राजस्थान जाती है। कहां जाती है? और आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? राजस्थान में। फिर जाती है हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये जाती है आपका दिल्ली में। तो इन चार में इनका इसका विस्तार है। हरियाणा के अंदर एक इसकी पहाड़ी है जिससे प्रश्न पूछता है, वो है धौंसी पहाड़ी। इतना ही पूछा हुआ है, धौंसी पहाड़ी आपकी कहां स्थित है। धौंसी जो पहाड़ी आपकी है वो कहां आती है? वो आती है आपके हरियाणा में। कहां आती है? हरियाणा के अंदर आपकी आती है, ध्यान रखना। तो जो विस्तार इसका है वो कहां से कहां तक है? विस्तार जो आपका इसका है वो मैंने आपको बता दिया कि आपका सतह पर तो कहां से कहां तक है? सतह पर आपका है पालनपुर गुजरात से दिल्ली की रायसीहा पहाड़ी तक, है ना। और एक और इसमें हम बात करें तो कुल लंबाई कितनी है उसकी हम बात आगे करेंगे। उससे पहले एक बार आप जो है ये बातें उतारना स्टार्ट करो, डालो हेडिंग में अरावली पर्वतमाला, उल्टना स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन लिखेंगे साथियों, पहला बिंदु अरावली पर्वतमाला में लिखो, इसकी उत्पत्ति प्री क्रेम्बियन काल में हुई है। इसकी उत्पत्ति प्री क्रेम्बियन काल में हुई है। प्री क्रेम्बियन काल में हुई है। अरावली की आयु मतलब एज लगभग 64 करोड़ वर्ष है। अरावली की आयु
लगभग 64 करोड़ वर्ष है। नेक्स्ट, यह विश्व की यह विश्व की प्राचीनतम यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह विश्व की प्राचीनतम क्या है साथियों? वलित पर्वतमाला है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में यह अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में स्थित है। वर्तमान में यह अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में स्थित है। वर्तमान में यह अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में स्थित है। कौन साथियों? अरावली। नेक्स्ट लिखें अगला बिंदु, अरावली का सर्वप्रथम सर्वेक्षण A.M. हैरोन ने किया। अरावली का सर्वप्रथम सर्वेक्षण A.M. हैरोन ने किया। A.M. हैरोन ने किया। A.M. हैरोन ने किया। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, अरावली सुपर समूह क्वार्टजाइट व दहली क्रम की चट्टानें मिलती है। अरावली सुपर समूह क्वार्टजाइट व दहली क्रम की चट्टानें मिलती है। किसमें भैया? अरावली में चट्टानें मिलती है। कंप्लीट सभी का यहां तक? इसको उतारें एक बार फटाफट से, एक बार फिर लिखते हैं आगे। एक साथी पूछे हैं सब, जोधपुर को नीली नगरी क्यों कहते हैं? नीली नगरी क्यों कहते हैं? जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं? घरों पे पेंट कौन सा करते हैं? नीला करते हैं। क्या करते हैं? नीला करते हैं। तो नीला करेंगे तो क्या कहेंगे उसे? उसे हम कहेंगे नीली नगरी। वैसे तो सही नाम क्या उसका है? सन सिटी। क्या नाम है उसका सही नाम? सन सिटी, सूर्य नगरी। पता है? पता था? किला कौन सा है? क्यों कहते हो मेहरानगढ़? मेहरान और मयूर में तो फर्क होता है। मेहरान और मयूर तो कोई पर्यायवाची है भी नहीं। मेहरानगढ़ नाम इसलिए पड़ा है कि जिन्होंने बनवाया वो सूर्य के उपासक हैं, और सूर्य को हम कहते हैं मेहरान। क्या नाम देते हैं? तो जो उपासक है उसी के नाम पे क्या पड़ गया नाम? मेहरानगढ़। क्या नाम पड़ गया? और जो नीली नगरी हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि वहां पेंट किस रंग का हो रहा है? नीले रंग का। जैसे उदयपुर में किस रंग का होता है? व्हाइट का। तो क्या बोल दिया? व्हाइट सिटी। किसने दी थी वो अपनी बलि किले के निर्माण में? राजिया भांबी के नाम से उसे जानते हैं। बिल्कुल, मेघवाल था, नाम था राजिया भांबी। और यहाँ पे कुंभलगढ़ में किसने दी थी बलि? कुंभलगढ़ में किसने दी थी बलि निर्माण के समय? नहीं दी थी? है कुंभलगढ़ में किसी ने दी थी बलि? नहीं दी थी। कोई भैरव करके व्यक्ति था। कौन था? तांत्रिक था भैरव नाम से। देखना एक बार जाके।
हो गया? सभी का हो गया यहां तक? जल्दी करो। लिखिए आगे, किसका बाकी है? चलो लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन में, अरावली का आधार तल, अरावली का आधार तल, अरावली का आधार तल अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में मिनिकोय द्वीप के निकट माना जाता है। अरब सागर में मिनिकोय द्वीप के निकट माना जाता है, मिनिकोय द्वीप के निकट माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अरावली का सतह पर प्रारंभ। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, अरावली का सतह पर प्रारंभ पालनपुर गुजरात से होता है। अरावली का सतह पर प्रारंभ पालनपुर गुजरात से होता है, गुजरात से होता है। यह गुजरात राजस्थान, यह गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए, गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली की, गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली है। गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली है, रायसीना पहाड़ी तक फैली है, पहाड़ी तक फैली है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। अगला लिखो, अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, 692। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई का, इसी में लिखो कंटिन्यू करते हुए, जो कुल लंबाई का लगभग 80% है। जो 550 बोर्ड पे लिखा है, जो कुल लंबाई का लगभग 80% है। कितना है? 80% है। जो एक्यूरेट है वो तो 79.4 समथिंग है, पर ये ध्यान रखना कि जो राउंड ऑफ में आएगा कितना आएगा? 80। तो 80% जो भाग है वो कहां है? राजस्थान के अंदर आपका मिल रहा है, अरावली का। आगे बढ़ो, अगला लिखो नेक्स्ट, अरावली की औसत ऊंचाई, ये पूछा हुआ प्रश्न ध्यान रखना। अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, लिख दिया। नेक्स्ट देखो अगला बिंदु, अरावली की अधिकतम ऊंचाई, अरावली की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। देखो, अरावली की अधिकतम ऊंचाई 1722 मीटर है, इसकी ऊंचाई ये है। तो अब यहां ध्यान रखना कि आपसे ये नहीं पूछा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, आपसे क्या पूछ लिया? आपसे ये पूछ लिया कि अरावली की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो प्रश्न को घुमाने का ये तरीका है सीधा ही। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि साहब अरावली की अधिकतम पूछा, इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि अरावली की हाईएस्ट ऊंचाई जो किसकी है? गुरु शिखर की है।
तो जो उसकी ऊंचाई होगी वही क्या हो जाएगी, अरावली की अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। जबकि जो आपका जो औसत ऊंचाई होगी कितनी है, 930। तो लिखो इसके अंदर आगे कंटिन्यू करते हुए लिखो, यह ऊंचाई गुरु शिखर चोटी की है। यह ऊंचाई गुरु शिखर चोटी की है। यह ऊंचाई गुरु शिखर चोटी की है। किसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर चोटी की है। अब डालो नेक्स्ट हेडिंग में गुरु शिखर। गुरु शिखर, देखो साथियों, जो गुरु शिखर है वो आपके अरावली का तो सबसे ऊंचा बिंदु है, लेकिन साथ ही साथ में ध्यान रखना ये मध्य भारत में, किसमें, मध्य भारत में अगर हम बात करें, यहां हिमालय और हिमालय से लेकर दक्षिण में नीलगिरी, तो हिमालय से लेकर आपके नीलगिरी के मध्य यह आपका सबसे ऊंचा बिंदु है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके मध्य भारत का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो कौन सा है, आपके गुरु शिखर है। और किनके मध्य में, हिमालय से लेकर आपके नीलगिरी के मध्य में। एक और बात ये ध्यान रखना कि जो गुरु शिखर आपका है, इससे कर्नल टोड ने कुछ कहा। क्या कहा कर्नल टोड ने, कर्नल टोड इसे कह रहा है, एक तो संतों का शिखर, क्या कह रहा है, और एक नाम और दे रहा है कुछ, एक कह रहा है हिंदुओं का ओलंपस पर्वत, हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। अच्छा मुझे बताओ, एक कोई मुगल इतिहासकार था जिसने अरावली के लिए कहा कि साहब तो अरावली जो है वो तो घोड़े, ऊंट की जो है गर्दन की जैसी पहाड़ी है। तो किसने कहा था, अबुल, किसने दिया आंसर, वेरी गुड, ये साथी होशियार है, ये पहले बता दिया था मैंने। क्या है, याद है तुम्हारा, याद था, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अबुल फजल ने क्या बोला इसको कि ये जो आपकी अरावली है, इसकी जो आकृति है वो कैसी है, घोड़े की गर्दन, सॉरी ऊंट की गर्दन की जैसे है। जो ऊंट की गर्दन होती है ना, वैसी गर्दन की जैसी इसकी आकृति बताई। किसने बताई, और जो कर्नल टोड है वो क्या कह रहा है इसे, वो कह रहा है संतों का शिखर और आपका हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। बात ये आ रही है संतों का शिखर क्यों कहा, तो यहां आपके कोई संत वंत का कोई मिला मंदिर अंदर, किसका मंदिर है, दत्तात्रेय का। किसका मंदिर है, सबसे ऊंचाई पर आपकी मिलता है दत्तात्रेय का मंदिर, जो कहां मिल रहा है, गुरु शिखर की चोटी पर मिल रहा है, हाँ या ना। तो यानी संत यहाँ पे आके तपस्या करते थे। एक कहा हिंदुओं का ओलंपस पर्वत, यानी कहीं ना कहीं विश्व में ओलंपस नाम का कोई ना कोई पर्वत है। तो दिमाग ये लगाओ, ओलंपस से कुछ याद आ रहा हो, ओलंपस, ओलंपिक, ओलंपस, ओलंपिक, और ओलंपिक की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, ओलंपिक का जो स्टार्टिंग हुई है ओलंपिक की, वो कहां से हुई है, वो हुई है एथेंस से। कहां से हुई है, जो कि आपका किसकी राजधानी है, जो कि राजधानी है ग्रीस, यानी जिसे हम कहते हैं पुराने समय में यूनान। तो ये यूनान की राजधानी है एथेंस, और जो आपका यूनान है, उस यूनान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ओलंपस। क्या नाम है, तो उसी के आधार पर आपके जिसे टोड ने क्या कह दिया, गुरु शिखर को कह दिया कि साहब ये राजस्थान का क्या है, आपके ऐसे सॉरी हिंदुओं का क्या है, ये ओलंपस पर्वत है। तो कल अपन गुरु शिखर से ही बात करना आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पढ़ के आया करो, पुराना याद नहीं रहता आप लोगों को, और जब तक पुराना याद नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी। याद है पुराना आपको, सबको याद नहीं ना, लेकिन कुछ को याद है। ये जो वो थी ना ओ वाली गैंग, वो कहां गई, अरे याद करके आना, कल पूछूंगा लड़कों। समझ में आ रही बात, सुन रहे हो, चेहरे नोटिस किए हुए हैं, कल प्रश्न आदि पूछूंगा और ढूंढ ढूंढ के पूछूंगा। क्या करूंगा, तो ढूंढ ढूंढ के कौन से क्षेत्र का नाम बड़ा था, तो कल तुमसे ढूंढ ढूंढ के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, चलो।